Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9th Political Science chapter 1, what is democracy, why democracy. In this video we will discuss the feature of democracy, and now we will discuss a third and fourth feature in it. So students, let's start our next topic, and now our third feature of democratic country is one person, one vote, one value. So students, one person, one vote, one value. In India, we have a system of adult franchisee under which every citizen of India who is of the age of 18 years and above has the right to vote. तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू को हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी में जो भी स्ट्रगल स्टार्टिंग से डेमोक्रेसी के लिए रहा है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डिमांड के लिए भी था। इसका मतलब ये है कि कंट्री के सारे एडल्ट मेंबर्स को वोट देने का राइट हो और उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। दे हैव राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, रेस, रिलीजन, caste, etc. But there are some countries which do not give equal right to vote to all. लेकिन हम ये जानते हैं कि अभी भी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर इसमें भेदभाव किया जाता है, चाहे वो कास्ट के बेस पे किया जाता हो, रेस के बेस पे किया जाता हो, रिलीजन के बेस पे किया जाता हो या जेंडर के बेस पे किया जाता हो। इसको समझने के लिए हम कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल देखेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया का एग्जांपल देखेंगे। देयर आर सम कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया वेयर वुमेन डिड नॉट गॉट राइट टू वोट टिल 2015 तक जो है वहाँ पे वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था। दूसरा जो एग्जांपल हम देखेंगे वो एस्टोनिया का देखेंगे। एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। दूसरा जो एग्जांपल है वो एस्टोनिया का है। एस्टोनिया में कुछ इस तरह का रूल बनाया गया था, उसे हम सिटीजनशिप रूल कहते हैं। उसको इस तरह से बनाया गया था कि वहाँ की जो रशियन माइनॉरिटी थी उनको वोट देने में परेशानी थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। फ़िजी में भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रल सिस्टम बनाया गया था। तो फ़िजी में जो सिस्टम था उसे इंडिजीनियस फ़िजी की वोट, यहाँ पे वोट की वैल्यू डिसाइड की गई थी। इन फ़िजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फ़िजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फ़िजियन। तो यहाँ पे जो इंडिजीनियस फ़िजीज़ थे उनके वोट्स की वैल्यू इंडियन फ़िजियंस की कंपैरिजन में ज़्यादा मानी जाती थी, ज़्यादा थी। तो ये तीनों जो कंट्रीज़ का आपने यहाँ पे सऊदी अरेबिया में देखा कि वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था। तो यानी वहाँ पर सिटीजन्स तो वुमेन्स भी हैं और मेन भी हैं। तो इसका मतलब कि कुछ लोग जो है वो उन्हें वोट देने का राइट नहीं था, तो यानी इक्वलिटी नहीं थी। एस्टोनिया में भी जो सिटीजनशिप रूल बनाया गया था वहाँ पे भी रशियन माइनॉरिटी को वोट देने के राइट नहीं थे, उन्हें परेशानी थी। फ़िजी में भी कुछ ऐसा ही इलेक्टोरल सिस्टम बनाया गया था जहाँ पर जो इंडिजिनस फ़िजीज़ थे उनके वोट की वैल्यू इंडियन फ़िजियन के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा मानी जाती थी। तो इस तरीके की चीज़ें जब प्रैक्टिस होती हैं तो वो जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मानी जाती हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट मानी जाती हैं और पॉलिटिकल इक्वालिटी के अगेंस्ट मानी जाती हैं। तो हमारा थर्ड जो फीचर है वो यही कह रहा है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है, जहाँ पर हर व्यक्ति को, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, चाहे वो रेस के बेस पे हो, कलर के बेस पे हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, रीजन्स हो, सभी बेस पे उन्हें इक्वल माना जाए, तब तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी नहीं मानते। तो हमारा जो थर्ड फीचर है दैट इज़ इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर एक सिटीज़न का, अब हमारा जो थर्ड फीचर है वो यही है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी हर व्यक्ति का एक व्यक्ति का जो एक वोट है उसकी एक ही वैल्यू काउंट की जाए, ना तो उसमें किसी की ज़्यादा वैल्यू काउंट की जाए या किसी को वोट देने का अधिकार से वंचित रखा जाए। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी दैट गिव अस थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है, जहाँ पर हर एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट जो है वो होना ही चाहिए, वो मस्ट होना चाहिए, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन द फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हम नेक्स्ट
फीचर की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये क्या कहता है? दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये दूसरा नेक्स्ट फीचर है, लास्ट फीचर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क आफ्टर द इलेक्शन। यहाँ पे हम ये देखेंगे इस फीचर के अंदर कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आ रही है वो इलेक्ट होने के बाद से वो किस तरह से काम कर रही है या किस तरह से रूल कर रही है। Though elections are the basic parameter for a democratic country, but it is also very important how an elected government work after the election. इलेक्शंस जो है वो हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े वो इलेक्शंस को लेके के पढ़े थे, चाहे जितने भी फीचर्स को हमने पढ़ा है, चाहे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू पढ़ा है या फिर हमने और भी कई सारे फीचर्स इससे पहले पढ़े हैं, तो इन सारे फीचर्स को हमने ये पढ़ा है कि ये इलेक्शंस पे बेस्ड थे। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के बाद किस तरह से वर्क कर रही है, क्या काम कर रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है, राइट्स को रिस्पेक्ट करके काम कर रही है कि नहीं कर रही है, साथ ही जो अपोजिशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हमारा लास्ट या फोर्थ फीचर है, डेमोक्रेटिक रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करे, अपोजिशन को रिस्पेक्ट करे। All the citizens are provided some basic rights and it is duty of the rulers to protect their basic rights. आप लोगों को पता ही होगा कि सभी जो कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनको बेसिक राइट्स मिले हुए हैं, और जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो रूलर्स आते हैं, उनका ये अधिकार है या उनकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों के इन बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करें। ऐसा ना हो कि वो रूल में आने के बाद से जो है वो लोगों के राइट्स को ही अवॉइड करना शुरू कर दें, इग्नोर करना शुरू कर दें, उसको प्रोटेक्ट करना बंद कर दें। देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इसी तरह से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी प्रोविज़न होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये जो हमारा टॉपिक है इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था इसको समझेंगे हम अपने इस लास्ट टॉपिक में। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980s। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी और यहाँ पर वाइट माइनॉरिटी रूल करती थी। जिम्बाब्वे को उनसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में, और तब से यहाँ पे ZANU-PF पार्टी, जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी, वही पार्टी हर बार यहाँ पे पावर में आनी शुरू हो गई। इन्होंने फ्रीडम में बहुत स्ट्रगल किया था, इनका स्ट्रगल, इनके बारे में लोग जानते हैं, इनके बारे में लोग मानते हैं, तो इसलिए ZANU-PF जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी थी। इनके जो लीडर थे, यही पार्टी हर बार पावर में भी आई। उसके बाद इनके जो लीडर थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में इनका बहुत रोल माना जाता है और एक बहुत पॉपुलर लीडर भी माने जाते हैं। साथ ही साथ ये अपने अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए भी जाने जाते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या इस कंट्री में। यहाँ भी इलेक्शंस जो हैं इस कंट्री में रेगुलरली कराए जाते हैं और हर बार यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत जाती है? हर बार यहाँ पे एक ही पार्टी जो है वो रूल में आती रही है, रूल में जीतती रही है, जिसका नाम है ZANU-PF। ZANU-PF जो है यही इलेक्शंस में बार बार इसी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और इन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस करने लगे, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं रह गई, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। प्रेसिडेंट मुगबे जो है वो बहुत पॉपुलर थे और अपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से जो है इलेक्शन में बार बार इनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, ये जीत जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म होने लग गई। अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर थे इन्होंने उनको हैरेस करना शुरू किया, और साथ ही साथ उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट करा जाने लगा। उसके अलावा जो भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी प्रोटेस्ट या पब्लिक मीटिंग्स को इलीगल बता दिया गया या उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। धीरे धीरे जो है एक तरह से इन्होंने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। टीवी और रेडियो को भी कंट्रोल करना शुरू किया गवर्नमेंट ने।
जो भी जहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था प्रेसिडेंट को, उसको इलीगल बता दिया गया, उसको इलीगल कर दिया गया। इवन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो टीवी था, रेडियो था, या जो प्रिंट मीडिया था, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाने लगी। अगर मीडिया वही दिखाती थी जो गवर्नमेंट चाहती थी। अगर जो है कोर्ट ने कोई जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है इसे इग्नोर कर देती थी और जजेस को प्रेशराइज करती थी कि वो गवर्नमेंट के फेवर में ही कोई भी डिसीजन दें। बट लास्ट हम देखते हैं, ये जो एग्जांपल है जिम्बाब्वे का, बट फाइनली रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में रिज़ाइन करवा दिया गया। और जिम्बाब्वे का एग्जांपल ये शो करता है कि पॉपुलर रूलर होना ही डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हमें ये देखना है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इलेक्शन के साथ साथ, पॉपुलैरिटी के साथ साथ, ये भी देखना ज़रूरी है कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में क्या हो रहा है। इलेक्शन से पहले ज़रूरी तो नहीं कि कंट्री में जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अपोजिशन के पास भी बोलने का राइट है, तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है, अपोजिशन को भी इग्नोर नहीं करना है, सबकी बेसिक राइट्स को जो है उसको रिस्पेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी और समझनी होंगी। तो लास्ट फाइनली हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्शन में रूल में आने के बाद से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग और सिटीजन्स की राइट की रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। दे शुड फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, और ये ओपिनियन को पब्लिकली जो है बोलने का भी फ्रीडम होना चाहिए, या फ्रीडम एसोसिएशन बनाने का राइट होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का भी राइट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, तो अब लास्ट में फाइनली जो हम बात करेंगे, बट इवन देन इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बाकी दूसरे किसी भी तरह की गवर्नमेंट से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसके आगे के टॉपिक पे बात करेंगे।